यूपीपीसीएस 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और ये ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए, यूपीपीसीएस न उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन न एक तो नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसकी एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया। यूपीपीसीएस ने एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया। प्री की जो डेट होगी 17 मार्च है, 17 मार्च 2024 और मेंस 7/7/2024 ये मेंस की डेट है। यहां से मेंस स्टार्ट होंगे। तो आपके पास प्री के लिए 2 मंथ बचे हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम और एक देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है यूपीपीसीएस का प्री का। तो यहाँ पर बोला है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर आपको फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम अपने लेक्चर की ओर मूव करते हैं। आज हमको क्या क्या डिस्कशन करना है, चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, ब्लैक होल, लाइट ईयर और पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस के द्वारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि चंद्रशेखर लिमिट होती क्या है। देखिए, ये जो एक सेकेंड, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट जो है 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन। अगर आप सन के मास को 1.44 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी को बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। 1.44 को सोलर मास भी बोला जाता है। तो ये लिमिट ऐसी लिमिट होती है कि इसके बियॉन्ड, ठीक है, या इस लिमिट पर कोई भी स्टार सफर कर सकता है। अभी आगे हम देखेंगे चंद्रशेखर लिमिट। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। देखिए, किसी भी स्टार की लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहले तो उसका जन्म होता है, फिर उसके बाद में उसकी लाइफ के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि मेन सीक्वेंस का मतलब जैसे आपका जन्म हुआ तो फिर आप जवान हो गए, काफी साल तक आप 70 साल तक आप जवान ही रहोगे। उसके बाद में ओल्ड एज आ जाएगी। तो ओल्ड एज आने पर क्या हो जाएगा, फिर आपकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी हड्डियां जो बचेगी। सेम है स्टार का भी होता है। इसमें स्टार का वर्थ होता है। स्टार का वर्थ अगर हुआ, मान लो स्टार बना है, देखिए यहां पर ये जरूरी है समझना। अगर मान लो कोई भी स्टार ऐसा बनता है जिसकी लिमिट, यहां समझो जरा, अगर मान लो कोई भी स्टार बना और वो स्टार ऐसा बना है कि उसका जो मास है सन के मास के इक्वल, ठीक है, या आप ये बोलो, सॉरी, सन के मास के इक्वल नहीं, 1.44 सोलर मास के इक्वल, और एक स्टार ऐसा बना जिसका जो मास है वो 4 टाइम ऑफ द सोलर मास। मतलब अगर आप इसको 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करो और एक 1.4 और एक को अगर मोर देन 4, तो मोर देन 4 का मतलब मान लो 10 मान लो, तो ये जो स्टार बनेगा जिसका मास 1.4 सोलर मास के इक्वल है, तो जब ये मरेगा, आप समझ रहे हो। अभी दूसरा, ये जो स्टार बना जिसके मास को आपने 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.4 को, तो ये कुछ मास आएगा। और एक स्टार जो बना उसका मास कितना है कि आपने 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टार बहुत बड़ा होगा, ये स्टार थोड़ा छोटा होगा, ये तो बहुत छोटा होगा। तो ये जब मरेंगे, ठीक है, ये स्टार जब डाइड होंगे तो इनसे कुछ बनता है। अगर मान लो स्टार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा स्टार है, तो जब ये मरेगा तो इसके जो अवशेष बचेंगे वो ब्लैक होल की फॉर्म में बचेंगे। मतलब इससे जो बनता है ब्लैक होल बनता है। ये जो है मतलब एक ऐसा स्टार जिसका जो मास है 4 मल्टीप्लाई 1.4 के इक्वल है, तो इससे एक पल्सार होती है या न्यूट्रिनो स्टार होता है, पल्सार या न्यूट्रिनो स्टार, इससे न्यूट्रिनो स्टार बनता है।
और ये जब मरने के बाद बनेगा इनके, ये मरने के बाद की कहानी है कि जब ये मर जाएंगे, जैसे हड्डियां आपकी बच जाती हैं, और तो ऐसे ही स्टार जब मरते हैं तो उनके बाद क्या बनता है। उसके बाद में अगर कोई भी स्टार ऐसा है जिसका मास 1.4 का इसके इक्वल है, सोलर सोलर मास के, तो वो स्टार एक केवल व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाता है। ठीक है, और व्हाइट ड्वार्फ आगे ही चलकर हमारे पास ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इसकी लाइफ साइकिल बताता हूँ आपको। तो अगर मान लो कोई भी स्टार बहुत छोटा है, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई स्टार बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टार है। एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला जो स्टार है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये वाला स्टार, ठीक है, ये वाला स्टार बहुत बड़ा है। अब तो जब ये इसका फ्यूल जल रहा होगा तो एकदम लाल हो जाएगा, और जब इसका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो इसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, बहुत बड़ा, मतलब कि इसकी जो इतना बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा। फिर उसके बाद में इसका धमाके से इसकी जो गैसेस वैसेस बहुत दूर तक फैल जाती है, दूसरी गैलेक्सीज तक, तो इसके कुछ अवशेष बच जाते हैं रिमेनिंग। तो अब इसके जो अवशेष होते हैं, उस अवशेष का या तो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये शायद पेन नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, या तो ब्लैक होल बन जाएगा या फिर बनेगा पल्सार। ठीक है, जिसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। तो अब मान लो कोई स्टार बहुत ही छोटा है, मतलब जरा सा, जैसा कि सन है, तो सन क्या होगा, सन एक रेड जायंट तो बनेगा। रेड जायंट बनने के बाद, मतलब जैसा कि सन आपको लाल कलर का दिखाई देता है, तो ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद जब इसमें एक टाइप से फटेगा, फटने के बाद इसके जो, जैसे मैंने कहा कि क्लाउड जो है, इसकी जो धूल है, मिट्टी है, वो सब फैल जाएगी यूनिवर्स में। जो अंदर के रिमेनिंग पार्ट है, अंदर के रिमेनिंग पार्ट केवल एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएंगे, छोटा सा व्हाइट ड्वार्फ, और फिर यही व्हाइट ड्वार्फ आगे चलकर काला हो जाता है। तो ये है लाइफ साइकिल। तो एक तो आपको इसमें क्या याद रखने की जरूरत है कि भाई ये जो पल्सार है या न्यूट्रॉन स्टार है और ये ब्लैक होल है, ये सब स्पेस के फिनोमेना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो चंद्रशेखर लिमिट यही थी हमारी, इसको याद रखना। ये चंद्रशेखर ने दी थी, ये इंडो अमेरिकन इंडियन ओरिजिन के थे। अब एक और बात याद रखना, जो हमारा सन है, हमारे सन के पास में मैंने एज ए नोट डाल दिया था, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पास का जो सन है वो कौन सा है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द आवर सन। हमारे पास का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, सबसे पास का स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब बात करते हैं ब्लैक होल की। देखिए, जैसे ब्लैक होल मैंने आपको बताया कि अगर स्टार बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लो स्टार बहुत बड़ा है, तो वो जब फटेगा तो उसके अंदर से, देखो, स्टार, बहुत बड़े स्टार का फटना ही सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा कहलाता है। ये पूछा गया कि व्हाट इज द सुपरनोवा, तो डाइंग ऑफ द स्टार, जब स्टार फट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो स्टार मर रहा है। तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है कि भाई ये सुपरनोवा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो ब्लैक होल है, ये किसने प्रपोज किया था। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये चंद्रशेखर थे। इन्होंने 11 जनवरी 1935 को एक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द लंदन, ये लंदन की एक सोसाइटी, मतलब आप बोलो कि ये एक रिसर्च सेंटर है, इस रिसर्च सेंटर के अंदर इन्होंने अपना ओरिजिनल पेपर दिया 11 जनवरी 1935 को। फिर इनको, क्योंकि ब्लैक होल में इनकी काफी अच्छी नॉलेज थी, फिर इनको 1983 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपको एक तो बात याद रखनी है कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी थी, तो कौन सी डेट को दी थी ये जरूरी नहीं है। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा का मतलब होता है स्टार का फट जाना, बहुत तेज फटना, और मतलब डाइंग ऑफ द स्टार इज ये। अब बात करते हैं, ये जो ब्लैक होल होते हैं ना, ये अपने अंदर हर एक चीज, इवन लाइट को भी खा जाते हैं। मतलब लाइट अगर इनके अंदर चली जाए तो फिर ये लाइट को भी बाहर नहीं आने देते। तो मतलब ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं, इसलिए इसको स्पेस के मॉन्स्टर बोला जाता है। तो ब्लैक होल को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हो। तो 2009 में एक तस्वीर ली गई थी ब्लैक होल की। तो अब ये किसने ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2009 में ली गई थी, अप्रैल 2009 में ये फर्स्ट इमेज थी। और ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप था, उसने ली थी। उसने तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर करके इसको जोड़कर जब जाकर ये तस्वीर ली गई थी। तो डायरेक्ट आप तो एक तो बात याद रखना कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, पहली बात। दूसरी चीज कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट है इवेंट होराइजन, तो इवेंट होराइजन के बारे में बताता हूँ। देखिए,
ठीक है, मान लो हमारे पास ये हमारे पास मान लो ब्लैक होल हो, तो ब्लैक होल की ये सारी इसकी रेडियस होगी, और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये जो मैं लाल कलर से कर रहा हूँ, ये रेड कलर से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो बाहर से, यहाँ पर कोई स्टार है या कोई भी मान लो प्लेनेट है, वो घूम रहा है चारों तरफ, वो चारों तरफ घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, घूमता रहो। लेकिन अगर ये प्लेनेट या ये कोई भी ऑब्जेक्ट इस इस बाउंड्री के पास में आ गया, तो फिर ये बाउंड्री, जैसे ये बाउंड्री के अंदर आएगा या बाउंड्री के पास में आएगा, तो ये पूरा अंदर चला जाएगा, बाहर आने नहीं देगा। तो ये जो इवेंट होराइजन को बोला जाता है, एक ऐसी बाउंड्री होती है, जैसे सर्कल होता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है। तो अगर मान लो ये ब्लैक होल को हम एक सर्कल माने और इसको एक सर्कमफेरेंस माने, ये बाहर की जो बाउंड्री होती है, अगर वो इस बाउंड्री में आ गया तो फिर वापसी नहीं जा सकता है, बस ब्लैक होल उसको अपने अंदर खींच ही लेगा, समझ गए आप? तो इसी को इवेंट होराइजन बोलते हैं। ये जो होती है इवेंट होराइजन होती है। तो ये हमारे पास हमने देख लिया कि इवेंट होराइजन क्या होती है, सुपरनोवा क्या होता है, और ये ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो ब्लैक होल था। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, तो ये आपको 3D है, तो एक एक और चीज होती है इसमें, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी होता क्या है? सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह होती है जहां पर इन्फानाइट टेम्परेचर, इन्फानाइट ग्रेविटी, मतलब कोई नहीं जा सकता, इन्फानाइट टेम्परेचर, सारी चीजें, इन्फानाइट प्रेशर, मेजर ही नहीं कर सकता है। तो आप ये देख लो, ये जो इवेंट होराइजन, ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है, एक बार यहाँ पर कोई आ गया ना, फिर वापसी नहीं जा सकता, सीधा ब्लैक होल में जाएगा। और ये जो ब्लैक होल होते हैं, सारी चीज को, मतलब पूरी की पूरी गैलेक्सी को खा जाते हैं और डकार भी नहीं मारते, ठीक है, ये ऐसे ब्लैक होल होते हैं। तो ये हमने ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। अब मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, स्पेस यूनिवर्स की। लाइट ईयर क्या होता है? देखिए, लाइट ईयर क्या होती है, ये एक यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? लेंथ को मेजर करने की यूनिट। लेकिन इस यूनिट से मान लो एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर, तो दो स्टारों के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम, ठीक है। और लाइट स्पीड जो होनी चाहिए लाइट की, वो 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो लाइट की स्पीड से अगर एक स्टार से दूसरे स्टार तक लाइट ट्रेवल कर रही है, तो उसी को हम लाइट ईयर बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब हम पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड, मतलब कि जब स्टार जो है, एक ऐसी लिमिट जिस पर स्टार कोलैप्स हो जाता है, उसी को बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर जी थे जिन्होंने पहली बार ये इंडियन ओरिजिन के थे। आप देखो कि इंडिया के जो लोग होते हैं वो कितने इंटेलिजेंस होते हैं। सब बोलते रहते हैं कि इंडिया के लोग इंटेलिजेंट नहीं है, भैया बहुत इंटेलिजेंट है लोग। वो भले से अलग बात है कि वो चले जाते हो यहाँ से। ब्लैक होल किसने पहली बार बताया था ब्लैक होल के बारे में? तो देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी दे रखा है आपको उसका आंसर देना है। तो चंद्रशेखर जी ने बताया था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ अ सेलेस्टियल फेनोमेना अकरिंग ड्यू टू द स्टार, तो स्टार के थ्रू कौन सा फेनोमेना होता है? ओजोन होल तो अर्थ पे होता है, ये तो नहीं है। ब्लैक होल, हाँ, जब मैंने बताया था कि जो बहुत बड़ा स्टार मर जाता है, ठीक है, तो पहले उसको सुपरनोवा, उसकी इसके इसके चीथड़े इधर उधर घूमेंगे गैस के, फिर उसके अंदर इसकी कोर बचेगी, कोर, इसकी कोर इतनी, मतलब इतनी डेंसिटी हो जाती है कि इसके अंदर लाइट भी अगर चली जाए तो उसके अंदर बाहर ही नहीं आने देती है। तो इसी को बोला जाता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल एक स्टार के बनने का, एक मर जाता है तो उसके बाद बनता है ब्लैक होल। तो आंसर हो जाएगा इसका ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ब्लैक होल इज अ एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन बी सीन बाय अ टेलीस्कोप। देखो, सॉरी, कैन नॉट बी सीन बाय अ टेलीस्कोप, सही बात है भाई। मैंने आपको बताया कि आप जो ब्लैक होल को आप देख नहीं सकते हो। पहली बात, क्या रीजन था ये, सॉरी असर्शन था, रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों नहीं देख सकते हो? रीजन दिया है, क्यों नहीं देख सकते हो? क्या इसलिए नहीं देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अलाउ द इवन लाइट टू एस्केप, मतलब ये अपने अंदर से लाइट को भी बाहर नहीं जाने देता। ये सही बात है भाई, जब तक किसी भी चीज से लाइट नहीं आएगी तो आप उसको देख ही नहीं सकते हो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये
अपने अंदर आने वाली सभी लाइट को खा जाए, बाहर जरा सी भी ना एमिट होने दे, तो दिस इज द ब्लैक होल। यही ब्लैक होल बन जाएगा। और आप इसको देख नहीं सकते, क्योंकि हम चीजों को तभी देख पाते हो जब वो टकराती हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, और फिर हमारी आंखों में स्ट्राइक करती है, तो उसकी इमेज हमारी आंखों पर बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इसका ए है। दोनों बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सुपरनोवा इज अ, क्या सुपरनोवा क्या है? क्या ये एन एस्ट्रॉइड है, या एक ब्लैक होल हो, या कॉमेट है, या डाइंग स्टार? तो जैसे मैंने बताया कि स्टार के जब चीथड़े मचते हैं, फटता है दुड़ुम। आपने देखा पटाखा जो अगर सुतड़ी बम होता है, वो जब फटता है उसके चीथड़े उधर उधर चले जाते हैं। और फिर अंदर जो कोर बचती है, इसका छोटा सा पार्ट, ठीक है, मतलब कि बस क्वेश्चन रहेगा सुपरनोवा का मतलब यही होता है कि किसी भी स्टार का ध्रुव फट जाना, वही उसका सुपरनोवा कहलाता है। ठीक है, डाइंग ऑफ द स्टार इन द सुपरनोवा। तो और इसके अंदर जो कोर बचती है वही ब्लैक होल बन जाती है। ये न्यूट्रिनो स्टार भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना मास है उसका, जो स्टार है जो मरा है उसका मास कितना था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू।